नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। चीन से लगी सरहद को लेकर दो तीन बड़ी खबरें मेरे पास में हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सरहद पर जो बातचीत हो रही है मिलिट्री लेवल पर, उसका क्या नतीजा निकला। मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमारे जांबाज जवान सरहद पर कठिन परिस्थितियों में किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और चीन को सबक सिखाने को तैयार हैं। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं चीन का ऐसा झूठ, ऐसा फरेब जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। चीन सिर्फ दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चीन की सरकार, चीन की फौज अपने ही लोगों को चीन की जनता की आंख में भी धूल झोंकने की कोशिश करती है। इसके कुछ सबूत मेरे पास में है जो आपको दिखाऊंगा। चीन की आर्मी, एयरफोर्स अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, दुनिया के सामने चीन की फौजी ताकत का बखान करने के लिए जो वीडियो तैयार करती है, आपको जानकर हैरानी होगी, उसमें हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों के सीन लगा देती है। फिल्म को इस तरीके से एडिट किया जाता है कि देखने वालों को लगे कि वीडियो में चीन के फौजी दिखाई दे रहे हैं, उनकी वीरता, उनकी जाबाजी दिखाई दे रही है। फौज चाहती ऐसा लगे कि चाइनीज एयरफोर्स के पायलट हवा में हैरान करने वाले करतब कर रहे हैं। लेकिन आज इसकी मैं पोल खोलूंगा, आपको असलियत दिखाऊंगा। क्योंकि सरहद पर चीन के साथ तनाव है, टेंशन है, इसलिए चाइनीज आर्मी और एयरफोर्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत एक्टिव है। हर रोज नए नए वीडियो जारी करती है। ये वीडियो चीन की जनता को दिखाए जाते हैं। चीन की सरकार, चीन की फौज जनता के सामने अपनी बहादुरी का ढोल पीटती है। लेकिन जब इन वीडियोस को मैंने ध्यान से देखा तो 3 ऐसे वीडियो मिले जिनमें चीन की एयरफोर्स ने जंगी जहाजों के वीडियो के साथ हॉलीवुड की फिल्मों के शॉट लगा दिए हैं। अब आमतौर पर कोई व्यक्ति इन वीडियोस को देखेगा तो पता नहीं चलेगा ये वीडियो फर्जी है, पता नहीं चलेगा कि इसमें फिल्मों के शॉट लगाए गए हैं। आम लोग तो यही समझेंगे कि चीन की एयरफोर्स वाकई में बहुत ताकतवर है, उसके करतब कमाल के हैं। लेकिन असलियत क्या है ये मैं आज आपको दिखाता हूं। असल में चीन की भारत के साथ टेंशन तो चल रही है, उसी तरह अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव है। इसीलिए 2 दिन पहले चाइनीज एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चीन के H-6 बॉम्बर प्लेन को यूएस एयरबेस पर सिमुलेटेड अटैक करते हुए दिखाया गया। H-6 बॉम्बर चाइनीज एयरफोर्स का फाइटर जेट है। इसे जंगी जहाज में परमाणु हमला करने की ताकत वाला जहाज माना जाता है। चाइनीज एयरफोर्स ने जो वीडियो जारी किया उसमें H-6 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका के गुआम एयरबेस पर अटैक करते दिखाई दे रहा है। चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से बनाया गया यह प्रोपेगेंडा बिल्कुल असली लगता है। वीडियो की क्वालिटी शानदार है, लेकिन ध्यान से देखने पर चीन की चाल पकड़ में आ जाती है। चाइनीज एयरफोर्स ने इस वीडियो में हॉलीवुड की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीन डाल दिए। यानी वीडियो में चाइनीज फाइटर प्लेन्स को अमेरिकी एयरबेस पर अटैक करते दिखाया गया और इसी वीडियो में अमेरिकी फिल्मों के सीन डाल दिए गए। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये सीन मैं आपको दिखाता हूं जो असलियत में हॉलीवुड की फिल्मों के हैं, अमेरिकी फिल्मों के हैं। लेकिन चाइनीज एयरफोर्स ने इन सीन्स का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे चाइनीज पायलट्स की जाबाजी फिल्म में दिखाई दे रही है। पहले ये सीन ध्यान से देखिए। ये हॉलीवुड की एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन का सीन है। लेकिन चाइनीज एयरफोर्स के प्रोपेगेंडा वीडियो में इस पूरे सीन को यूं का यूं उठाकर डाल दिया गया है। आमतौर पर वीडियो को ज्यादा स्टाइलिश और ग्रैंड बनाने के चक्कर में हॉलीवुड की फिल्मों के सीन को कॉपी किया जाता है, लेकिन यहां चाइनीज एयरफोर्स ने सीन कॉपी नहीं किया, बल्कि यूं का यूं पूरा फिल्मी सीन चोरी करके अपनी वीडियो में डाल दिया। इसी तरह अगला सीन दी हर्ट लॉकर फिल्म का है। इस सीन में एयर अटैक के बाद पूरे इलाके को ध्वस्त होते दिखाया गया है। साथ ही लास्ट में फायरबॉल यानी आग का गोला उठता है। चाइनीज एयरफोर्स ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में दी हर्ट लॉकर फिल्म के इस पूरे सीन को उठाकर डाल दिया, लेकिन अब उसकी चोरी पकड़ी गई।
अब आपको एक साथ ये दोनों तस्वीरें दिखाता हूं। स्क्रीन की बाईं तरफ आपको हॉलीवुड फिल्म की फोटो दिखेगी, जबकि दाईं तरफ चाइनीज एयरफोर्स की वीडियो की तस्वीर है। दोनों तस्वीरें हूबहू एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है। और फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स ने फिल्म का शॉट ही अपनी वीडियो में डाल दिया। वैसे पहला मौका नहीं है जब चाइनीज आर्मी ने इस तरह की चोरी की हो। चीन की सेना के हर प्रोपेगेंडा वीडियो में कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती है, और आज चीन की ये चोरी हमने पकड़ ली। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी चाइनीज एयरफोर्स का प्रोपेगेंडा वीडियो है। इसमें चाइनीज फाइटर प्लेन के पायलट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पायलट कितने एक्सपर्ट हैं, खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में भी फाइटर प्लेन को कितनी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, प्लेन पर उनका टोटल कंट्रोल होता है। खास बात है कि इसमें से कुछ सीन चाइनीज एयरफोर्स के अपने फाइटर जेट्स के हैं, लेकिन आखिर में जो क्लाइमेक्स का सीन है, टारगेट को हिट करने का जो शॉट है, वो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टॉप गन का है। और ये सीन फिल्म से कॉपी नहीं है। फिल्म का सीन यूं का यूं उठाकर चाइनीज एयरफोर्स के वीडियो में डाल दिया गया है। चीन काफी पहले से इस तरह की हरकतें करता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। अचरज की बात जरूर है। असल में चीन को लेकर हमेशा रहस्य बना रहता है। सच कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि चीन से कभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती, न कोई बाहर की इंफॉर्मेशन वहां जाती है। सिर्फ वही खबरें, वही तस्वीरें, वही वीडियो सामने आते हैं जो चीन दिखाना चाहता है। यह सब चाइनीज प्रोपेगेंडा का पार्ट होता है। लेकिन आजकल जो वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर थोड़ी हैरान भी होती है कि चीन का प्रोपेगेंडा इतना कच्चा और इतना हल्का कैसे हो सकता है। हॉलीवुड की फिल्मों के सीन यूं के यूं उठाकर कैसे डाले जा सकते हैं। वीडियो तो हमारी एयरफोर्स ने भी जारी किए हैं, लेकिन यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि इसमें किसी दूसरों के सीन डाले गए। वीडियो में सच्चाई दिखाई गई है। यह दिखाया जाता है कि सरहद पर हमारी तैयारी क्या है। हमारे जवानों की जाबाजी, उनकी बहादुरी के वीडियो असल में दिखाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारी फौज का शौर्य, हमारी फौज की वीरता, उसका अंदाजा चीनी सेना को है। एयरफोर्स को वीडियो जारी करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस वक्त लद्दाख के आसमान में राफेल से लेकर मिराज 2000 तक चीनी फौज को दिखाई दे रहे हैं। मैं भी आपको आज का ही वीडियो दिखाता हूं। असलियत है, एक्चुअल सिचुएशन है। सरहद पर C-17 ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस जैसे ट्रांसपोर्ट प्लेन, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, मिराज 2000, सुखोई 30, मिग-29 और अब राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स लद्दाख में लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं। इस वक्त लद्दाख में हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित दोनों हैं। अमित पालित की रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं पहले, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सरहद पर आर्मी के साथ साथ हमारी एयरफोर्स किस लेवल की चौकसी बरत रही है। देख रहे हैं हरक्यूलिस 130J। ये भारत का एक ऐसा टैक्टिकल विमान है हरक्यूलिस, जो दौलत बेग ओल्डी के एडवांस एयरफील्ड पर उतर सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि कई सॉर्टीज हमने इसकी देखी है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ बना हुआ है, भारत ने अपने टैक्टिकल विमानों को भी यहां पर पूरी तरह से मोबिलाइज रखा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए मेरे ऊपर से, ये देखिए विमान किस तरह से यहां पर मिराज 2000, ये मिग-29 आप देख रहे हैं। मिग-29 यहां पर फिर से कॉम्बैट ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान कई सारे मुद्दों को सामने रखा गया है, लेकिन बड़ी बात है कि बातचीत अपनी जगह पे, लेकिन भारतीय वायुसेना हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी हो, वो पूरी तरह से तैयार है। वो जानते हैं कि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। जो जैसा मैं आपको दिखाया था, यहां पर विमान हमने दिखाए थे आपको, हरक्यूलिस 130J, जो कि भारत का टैक्टिकल विमान है, जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी में उतर सकता है, उसे भी हम यहां पर ऑपरेशनल देख रहे हैं। मोबिलाइजेशन यहां पर पूरी तरह से किया गया है, ताकि अगर डेप्सांग के इलाके में अगर कोई भी चीन हिमाकत करता है तो तुरंत वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए रोड भी हमारे पास है, DSDBO रोड, जो से हमने तैयार करके रखा है। और साथ ही साथ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में हमारे जो हरक्यूलिस विमान है वो उतर सकता है, जिसमें हमारे साजो सामान, हमारे ट्रूप्स और साथ ही साथ हथियार भी लेकर वहां पर पहुंचाया जा सकता है।
आसमान से हमारे जंगी जहाज चाइनीज फौज की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जमीन पर हमारे जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जिन ऊंची चोटियों पर पहले पेट्रोलिंग नहीं होती थी, चीन के धोखे का कारण अब वहां भी हमारी फौज और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। हर जगह पर पेट्रोलिंग हो रही है, इसीलिए चीन फ्रस्ट्रेटेड है। अब चीन को गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। आज इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ईस्टर्न लद्दाख में आईटीबीपी की फॉरवर्ड यूनिट के साथ थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए आर्मी के साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी मुस्तैद हैं। पैगोंग सो समेत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त आर्मी के अलावा आईटीबीपी के भी करीब 5,000 जवानों को तैनात किया गया है। क्योंकि आईटीबीपी के जवान ऊंचाई वाले इलाकों में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खासतौर पर ट्रेंड होते हैं, इसलिए इस वक्त आईटीबीपी के जवानों को ये ट्रेनिंग चीन के लिए मुसीबत बन रही है। अब हर ऊंची चोटी पर आईटीबीपी के हमारे बहादुर जवानों का कब्जा है। माता की भारत माता की आईटीबीपी की आईटीबीपी की आईटीबीपी की भारत माता की भारत माता की भारत। इस समय आईटीबीपी के जवान शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक पीछे टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट करते हुए अपने साथ वेपन कैरी करते हुए ये जवान 17,500 फीट की हाइट से अभी नीचे उतरे हैं। सुबह से लेकर अभी तक एरिया को डोमिनेट करते हुए, और खासतौर पे ये बताना जरूरी है कि इन फीचर्स को डोमिनेट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइनीज पीएलए यहीं पर जो प्रेशर है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से आईटीबीपी के जवान जिनका हौसला बेहद बुलंद है और इनको इसीलिए हिमवीर कहते हैं। इन चोटियों पर आसानी से चढ़ने वाले ये हिमवीर अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ एरिया और फीचर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। इन जवानों की गर्जना सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन इन इलाकों में हालात मुश्किल हैं। कुछ दिनों बाद इस इलाके का टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर सकता है। लेकिन ऐसे हालात में भी आईटीबीपी के जवानों के कदम नहीं रुकते। मनीष प्रसाद ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, विजिबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन हमारे जवान हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, ट्रेंड हैं। कम विजिबिलिटी में दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए, टारगेट पर सही निशाना लगाने के लिए इन जवानों को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। क्योंकि बर्फीली चोटियों पर धुंध छाई रहती है, सामने देखना मुश्किल होता है, ऐसे माहौल में काम करने के लिए आर्टिफिशियल धुआं क्रिएट किया जाता है और उसमें जवानों को आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। मनीष प्रसाद ने बताया कि आईटीबीपी के जवान चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। इस समय पैगोंग सो, फिंगर 4 से फिंगर 8, चुशुल, स्पांगुर गैप, रेचनला, गलवान, हॉट स्प्रिंग और डेमचौक समेत बहुत सारे इलाकों में चीनी और भारतीय सेना आमने सामने है। दोनों के बीच दूरी काफी कम है और चीन की फौज भी देख रही है कि हिंदुस्तानी फौजियों की ताकत कितनी है, उनकी क्षमता कैसी है और उनकी ट्रेनिंग कितनी जबरदस्त है। फॉरवर्ड लोकेशंस पर रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल चुका है। भारतीय सेना चाइनीज पीएलए का पूरा मुकाबला कर रही है। आईटीबीपी फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय है। 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट कर रही है। हम आपको बता दें कि 24 फीचर्स को डोमिनेट करने के साथ साथ चाइनीज पीएलए को अनआर्म्ड कॉम्बैट और वेपन के जरिए चाइनीज पीएलए की हर एक रणनीति को फेल करते हुए आईटीबीपी के जवान इस समय ईस्टर्न लद्दाख के एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये अपने साथ करीबन 16 केजी का बैटल लोड इंसास 5.56 लेकर इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब 29 और 30 तारीख को चाइनीज पीएलए ने वार्निंग शॉट फायर किया था, उस दौरान भी भारतीय सेना के साथ आईटीबीपी के जवानों ने पूरी तरह से चाइनीज पीएलए को खदेड़ा था। दरअसल यही भारतीय सेना और आईटीबीपी की स्ट्रेटेजी है। कोर कमांडर लेवल टॉक्स में भी इस बात को कहा गया कि भारतीय सेना और आईटीबीपी पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, लेकिन
कहीं से भी चाइनीज पीएलए जो एग्रीमेंट्स हैं उनका पालन नहीं कर रही। इसी को देखते हुए अब पूरे स्ट्रेटेजिक तौर पर फॉरवर्ड लोकेशन पर वेपन के साथ बैटल लोड कैरी करते हुए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों की तैनाती इसीलिए की गई है ताकि कोई भी अगर चाइनीज पीएलए हरकत करने की कोशिश करता है तो उनको खदेड़ा जा सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे जवानों की तैयारी कितनी है, हमारी फौज कितनी अलर्ट है। वैसे तो इंडो चाइना बॉर्डर पर नो फायरिंग का एग्रीमेंट है, यानी दोनों मुल्कों की सेना एक दूसरे पर फायरिंग नहीं कर सकती, ये समझौता है। लेकिन चीन ने गनवाल वैली में इस एग्रीमेंट का वायलेशन किया। यही नहीं, चीन की आर्मी अपने साथ कटीले तार और डंडे लेकर आई थी, उससे भी चीन की फौज ने भारतीय जवानों पर हमला किया था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ था। हमारे जवानों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी चाइनीज फौज को मजा चखाया था। आईटीबीपी के जवानों को इस तरह की लड़ाई की खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीबीपी के जवान मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं, बिना किसी हथियार के दुश्मन का काम तमाम मिनटों में कर सकते हैं। चाइनीज पीएलए ने अपने मिलिशियाज को दाओ के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लाइन पर तैनात किया है और इसीलिए 93 से लेकर अभी तक के एग्रीमेंट के मुताबिक अनआर्म्ड होकर पहले चाइनीज पीएलए पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन इस बार वेपन फायर कर और साथ में अपने साथ वेपन कैरी करते हुए दाव लेकर चाइनीज पीएलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों को ओली और मसूरी के अंदर बेसिक ट्रेनिंग के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर मार्शल आर्ट से ट्रेन कर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है। ये गोजरू मार्शल आर्ट है और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ये बेहद कारगर है। चाइनीज पीएलए जब पेंगोंगसो में 2017 में भी उपद्रव उसने मचाया था फिंगर 4 पर आकर, उस दौरान भी इसी टीम ने चाइनीज पीएलए को पूरी तरीके से चुनौती दी और पस्त किया। अब जाकर 5 और 6 मई के दिन जब सबसे पहले फेस ऑफ पेंगोंगसो में हुआ तो उस दौरान भी अनआर्म्ड कॉम्बैट करते हुए चाइनीज पीएलए का मुकाबला करने के लिए आईटीबीपी के जवान थे। इसीलिए इनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेंड कर फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है ताकि चाइनीज पीएलए की चुनौतियों को सामना करते हुए उनको खदेड़ सके। अब चीन हॉलीवुड की फिल्मों के सीन दिखाकर, झूठे दावे करके कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन चीन की फौज को हिंदुस्तानी आर्मी की जाबाजी का अंदाजा है। हमारे जवानों के शौर्य का, उनकी हिम्मत का, उनके हौसले का, उनकी बहादुरी का अंदाजा है। इसका तजुर्बा भी चीन के सैनिकों को कई बार हो चुका है। पहले 15 जून को और उसके बाद 29-30 अगस्त की रात को, जब चीन ने रात के अंधेरे में चुपके से हद पार करने की कोशिश की थी और हमारे कुछ जवानों ने चीन के सैकड़ों जवानों को मार भगाया था, ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। हमारे जवानों की बहादुरी का असर अब बातचीत के दौरान चीन के रवैये पर रोज दिखता है। कल दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 14 घंटे की बातचीत हुई। हालांकि बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकला, लेकिन इतना फर्क जरूर है कि कल से पहले भारत चीन की सेना से पीछे हटने की गुजारिश करता था, लेकिन कल जो मीटिंग हुई उसमें चीन की फौज के अफसरों ने हिंदुस्तानी फौज से पीछे हटने की अपील की। हालांकि हमारे अफसरों ने साफ कर दिया कि भारत के सैनिक अपने इलाके में हैं, लेकिन उनकी पोजीशन पर भी भारत के जवानों को तैनाती करनी पड़ी, जिन पर अब तक पेट्रोलिंग नहीं होती थी। और यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीन ने धोखा किया। असल में चीन चाहता है कि 29 अगस्त की रात भारतीय सेना के जवानों ने जिन चोटियों पर कब्जा किया, चीन के फौजियों को भगाया, भारत उन टॉप पोजीशंस को खाली कर दे। और भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि सरहद पर टेंशन को लेकर अब चीन का रुख बदला है। भारत की डोमिनेटिंग पोजीशन का असर चीन पर दिखाई दिया है। अब से थोड़ी देर पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वर्चुअल समिट में कहा, चीन किसी तरह का कोई तनाव नहीं चाहता। शी जिनपिंग ने कहा कि मैं न कोल्ड वॉर लड़ना चाहता हूं, न हॉट वॉर। पता यह भी चला है कि कल सरहद पर मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच सहमति बनी है कि दोनों देश एलएसी पर और ट्रूप्स नहीं बढ़ाएंगे।
अब से थोड़ी देर पहले रक्षा और विदेश मंत्रालय इन दोनों की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसकी डिटेल्स मनीष प्रसाद के पास है, सीधे मनीष प्रसाद के पास चलते हैं। मनीष, आप इतने दिनों से इस सिचुएशन को देख रहे हैं और ये नई डेवलपमेंट अभी अभी हुई है, आपके पास क्या अपडेट है? रजी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि 5 महीने में पहली बार ये एमईए और साथ में भारतीय सेना के द्वारा कहा गया कि कोर कमांडर लेवल मीटिंग में ये जो 6th राउंड की मीटिंग थी जिसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स हुए, उसमें चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना ने एक जॉइंट तरीके से ये तय किया है कि जितना भी जो कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जाए। और जिस तरीके से डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात कही गई है, ये भी कहा गया है कि पिछले 5 महीने में पहला मौका है जब यह कहा गया कि जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं, यानी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की जो तैनाती है वहां पर और इंक्रीज ट्रूप्स मूवमेंट पे ना किया जाए, जो तैनाती है वो ना बढ़ाई जाए। तो ये एक बड़ी बात है इस पूरे, जो आप समझ लें कि 6th राउंड के जो कोर कमांडर लेवल मीटिंग है उसका टेक अवे है। रजी, जो इस समय इंडियन आर्मी के मिलिट्री ऑपरेशंस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, साथ में एमईए के लोग जो उस समय मौजूद थे, जो पूरी रिपोर्ट इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, उनसे हमें पता लगा है कि चाइनीज पीएलए के ऊपर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही हम इस स्टेटमेंट के आधार पर, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लगातार चाइनीज पीएलए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें कमी आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो 30 से 40 हजार सैनिकों के लगभग का डिप्लॉयमेंट चाइनीज पीएलए का है, उसको देखते हुए रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना कहीं से भी गार्ड डाउन करने की स्थिति में नहीं है। रजी, दूसरी बात, चाइनीज पीएलए इस कोर कमांडर लेवल मीटिंग में भारतीय सेना के 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और जेएसएमईए नवीन श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया कि दरअसल साउथ ऑफ पेंगोंग के साथ साथ नॉर्थ ऑफ पेंगोंग, यानी पेंगोंग के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो चाइनीज पीएलए का स्टेटस को चेंज किया है, उसको अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए पीछे जाना होगा। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए यहां पर अड़ा हुआ है। और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस स्टेटमेंट के आधार पर आप जरूर ये समझेंगे कि पॉजिटिव नोट पर 7th राउंड ऑफ मीटिंग होगी। 7वें राउंड पर चाइनीज पीएलए के साउथ सिंजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन अपने पूरे 12 सदस्यीय रेप के साथ मौजूद होंगे, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, भारतीय सेना के रिप्रेजेंटेटिव और साथ में एमईए के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन टेक अवे यह है कि स्थिति अभी भी ज्यों के त्यों है, डेडलॉक जैसी स्थिति है। बॉर्डर मैकेनिज्म पहले भी था, अभी भी है, और इसी के आधार पर चाइनीज पीएलए ने जो जितने भी ट्रीटीज हैं उसका उल्लंघन किया और साथ में वार्निंग शॉट के तौर पर फायर भी किया। तो यह बिल्कुल तय है, भारतीय सेना कहीं से भी अपने गार्ड डाउन नहीं करने वाली है। लेकिन यह जिस तरीके से गंभीरता के साथ देखा गया, चाइनीज पीएलए लगातार साउथ पेंगोंग सो, जिसका मतलब है मुक्पारी, रिचांगला, उसके बाद जो कोंकण ला पास है, उसके साथ साथ जो पूरा एरिया है और 24 मेन फीचर्स हैं जिसको भारतीय सेना डोमिनेट कर रही है, दरअसल चाइनीज पीएलए चाहता था कि उसको पीछे करे। इसीलिए ये जो कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई उसमें इस बात को रखा गया, मैप्स दिखाए गए, साथ में वीडियोस दिखाए गए, जिसमें चाइनीज पीएलए ने 7 अगस्त के दिन मुक्पारी और रिचांगला, हुनान कोस्ट और जो पूरी रेंज थी वहां पर वार्निंग शॉट फायर किया था। इस बारे में कहा गया कि एक तरफ चाइनीज पीएलए बात करना चाहता है और दूसरी तरफ सभी नियम कायदों का उल्लंघन करते हुए लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। खासतौर पर चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक जो मेन डिप्रेशन पॉइंट है, जहां पर चाइनीज पीएलए का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, वो डेप्सांग का एरिया, उसके साथ साथ मुक्पारी, रिचांगला, हुनान कोस्ट और उसके साथ एडजॉइनिंग में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 की पोजीशन पर। तो अगर अप्रैल 2020 के स्टेटस को चाइनीज पीएलए मानता है तभी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो पाएगी, नहीं तो ये फिर से आप ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के तौर पर आप इसे जरूर देख सकते हैं कि बॉर्डर मैकेनिज्म है जो पहले भी था, उस पर लगातार बातचीत होती आई है, लेकिन डेडलॉक की स्थिति ज्यों के त्यों है। इसलिए 7th राउंड जो मीटिंग है वो होगी। रजत जी, मनीष, इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस इस तक करने की जरूरत है, जो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि अब कम से कम चीन की सीमा पर और फौज नहीं बढ़ाई जाएगी। और दूसरी बात, जो शी जिनपिंग ने कहा कि वो ना हॉट वॉर चाहते हैं ना कोल्ड वॉर चाहते हैं, अब इस पर कितना भरोसा किया जाए ये देखने वाली बात है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी बात है, चीन ने कहा है कि, और भारत ने इस बात को एग्री किया है कि सरहद पर अब और ट्रूप्स नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस समय दोनों मुल्कों की फौज पूरी संख्या में सरहद पर मौजूद है, आमने सामने है, टकराव की स्थिति है। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है, दोनों मुल्कों ने तय किया है कि अब और ट्रूप्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। और दूसरी बात, शी जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशंस पे बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी तरह का तनाव नहीं चाहते, न कोई हॉट वॉर चाहते हैं, न कोई कोल्ड वॉर चाहते हैं। तो एक तरह से चीन के इस तरीके में, चीन की थिंकिंग में बदलाव है। उसकी वजह है कि चीन अब चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुका है। शी जिनपिंग को दुनिया में कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा और उनके अपने देश के लोग भी उन पर अब कम यकीन कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था
इकोनॉमी खराब है, दुनिया भर में चीन आइसोलेटेड है, एक्सपोर्ट बंद है, कारोबार बंद है, लोग नाराज हैं और राजनीतिक विरोधी भी शी जिनपिंग के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो इन सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था, टेंशन क्रिएट की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और अब चीन की तरफ से और भारत की तरफ से, दोनों की तरफ से कहा गया है कि अब सीमा पर, अब सरहद पर और फौज नहीं बढ़ाई जाएगी। शी जिनपिंग के सामने मुश्किल यह है कि चीन इतना आगे बढ़ चुका है कि उसको फेस सेविंग का रास्ता नहीं मिल रहा। कल की मीटिंग में जब यह फैसला हुआ कि दोनों मुल्कों की फौज अब सिर्फ बातें नहीं करेगी, ट्रूप्स बढ़ाएगी नहीं और पीछे हटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चीन अपनी बात पर कायम नहीं रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते का एक्सपीरियंस तो यह है। इसलिए जरूरी है कि चीन पहले पुरानी स्थिति को बहाल करे, टाइम बाउंड मैनर में पीछे हटे और उसके बाद ही टेंशन कम हो सकती है। भारत की मजबूत पोजीशन और कड़े रुख का असर है कि चीन के राष्ट्रपति को कहना पड़ा, वो टेंशन नहीं चाहते, किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते। दोनों देशों के बीच सरहद पर सैनिकों की संख्या न बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि अब LAC पर टेंशन कम होगी, लेकिन न तो हमारी फौज की तैयारी कम होगी, न तैनाती कम होगी, क्योंकि चीन की बात पर तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक चीन अपनी सेना पीछे हटा न ले और हमारी फौज इसे पूरी तरह कंफर्म न कर दे। सरहद पर आर्मी का, सरकार का सख्त रुख है, इसका असर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सख्ती के सबूत। यूपी में बड़े बड़े गुंडों और बाहुबलियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। सरहद पर फौज आतंकवादियों का कैसे सफाया कर रही है, कैसे अभियान चल रहा है, इसकी तस्वीरें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन अब आपको दिखाता हूं यूपी में माफिया और गुंडों के खिलाफ योगी की सख्ती के सबूत। यूपी में बड़े बड़े गुंडों और बाहुबलियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। एक बड़ा अभियान चला है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफियाओं के घरों पर, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि प्रदेश में गुंडे और माफियाओं ने सरकारी जमीन पर जो कब्जे किए हैं, जो गैर कानूनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसे बिना देर किए गिरा दिया जाए। यूपी के आदेश पर काम बहुत तेजी से हुआ है। प्रयागराज में जिस अतीक अहमद के नाम से लोग कांपते थे, उस अतीक अहमद की संपत्ति ताश के पत्तों की तरह ठहरी है। अतीक अहमद के करीब 400 करोड़ की संपत्ति धूल में मिल चुकी है। बाकी सब तो छोड़िए, जिस घर में अतीक अहमद का परिवार रहता था, यह घर चकिया इलाके में गैर कानूनी रूप से बना था। अब इस पर भी बुलडोजर चल गया। आज दिन में करीब 12:30 बजे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की ज्वाइंट टीम अतीक के घर को गिराने पहुंची। गड़बड़ी की आशंका थी, इसलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। आसपास के रास्तों को बैरिकेड करके रोक दिया गया था। घर गिराने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे। अतीक अहमद का आलीशान घर करीब 3000 स्क्वायर मीटर में फैला था। आरोप है कि अतीक अहमद के इस घर का नक्शा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। जमीन लोगों से डरा धमकाकर औने पौने दामों पर खरीदी गई थी, कब्जा किया गया था। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद उत्तर प्रदेश असेंबली का मेंबर रह चुका है। अब तक कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन अतीक अहमद की गुंडागर्दी चलती रही। वो जमीनों पर कब्जे करता रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन ले रही है। अब तक अतीक अहमद की 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की दर्जनों प्रॉपर्टी या तो कुर्क की जा चुकी हैं या गिराई जा चुकी है। अतीक अहमद ही नहीं, उसके गैंग से जुड़े लोगों पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अतीक अहमद और उसके गैंग की अवैध और बेनामी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये लगभग 4 बीघे के आसपास का निर्माण है और इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत
किसी प्रकार का भी मैप सेंसर नहीं कराया गया। पूर्ण रूप से ये अवैध निर्माण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दाहिने साइड से 3 मंजिला बिल्डिंग है। एक एक फ्लोर को हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, ये सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि कोई भी कर्मचारी और इसमें मकान में रहने वाले किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो। पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराने के बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इससे पहले 20 सितंबर को अतीक अहमद के चुनावी दफ्तर पर बुलडोजर चला। अतीक अहमद का करबला स्थित ऑफिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गिरा दिया। यह ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया था। इसका नक्शा भी पास नहीं हुआ था। पवन नारा प्रयागराज में उस जगह पर गए जहां अतीक का आलीशान ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ मलबा पड़ा है। अपराधी से मान्य तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद पर यूपी में कार्रवाई जारी है। ये करबला इलाके में अतीक अहमद का राजनीतिक किला है जिसे ध्वस्त किया गया है। ये जब 1989 में अतीक अहमद राजनीति में उतरा तो यहीं से चुनावी राजनीति की शुरुआत की गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है। बिल्डिंग का नक्शा 2004 में पास करवाया गया था, लेकिन पैमाइश के बाद बाहर के इलाके में जो हिस्सा बना है उसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यालय 1500 वर्ग गज में बना हुआ है और इसी कार्यालय में अतीक अहमद अपना राजनीतिक दरबार लगाते थे। इतना ही नहीं, जब मायावती की सरकार थी तब भी इस कार्यालय को तोड़ा गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने फिर निर्माण करवाया और अब की बार फिर अतीक अहमद के इस कार्यालय को तोड़ा गया है। प्रयागराज के कोसी इलाके में अतीक अहमद ने 4 बीघा जमीन पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया था। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस कोल्ड स्टोरेज का नक्शा पास नहीं था। इस वजह से प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद पे इस दफ्तर पर, इस कोल्ड स्टोरेज पर हथौड़ा चलाया। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स की टीम ने अतीक के कोल्ड स्टोरेज को गिरा दिया। ये इमारत गवाह है अतीक अहमद के टूटते हुए तिलिस्म की। ये विशाल इमारत एक समय किसान स्टोरेज हुआ करती थी, जो कि अतीक अहमद की पत्नी के नाम पर था और इस कोल्ड स्टोरेज को फिलहाल निस्ते नाबूद कर दिया गया है। हालांकि बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यहां पर कोल्ड स्टोरेज होने की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से मौके पर यूपी फायर सर्विस की गाड़ी भी तैनात की गई है। लेकिन बिल्डिंग भले ही पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं की गई हो, लेकिन पूरी तरीके से खत्म जरूर कर दी गई है। किसी भी तरीके से इस बिल्डिंग का अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। यह बिल्डिंग 4 बीघा जमीन पर बनी हुई थी और प्रयागराज के नदी किनारे कोसी इलाके में बनी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया था। कोई नक्शा पास नहीं करवाया गया और जब प्रशासन ने सारे रिकॉर्ड निकाले तो कलई खुलकर सामने आ गई और ये अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था। हाईवे पर लगती हुई जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में है। प्रयागराज के एमजी रोड पर अतीक अहमद की एक बड़ी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। प्रयागराज में महात्मा गांधी रोड सबसे महंगे इलाकों में आता है। यहीं पर अतीक अहमद ने 4 फ्लोर की एक कमर्शियल बिल्डिंग अली टावर बनाई थी। इस बिल्डिंग में कई दुकानें थी। प्रशासन ने इसे भी सील कर दिया है। प्रयागराज के महात्मा गांधी रोड पर यह अली टावर है जिसे सील कर दिया गया है। कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। 4 मंजिला ये इमारत है। नीचे और फर्स्ट फ्लोर पर 8 दुकानें हैं। ऊपर आप देखेंगे 2 फ्लोर खाली हैं और सबसे ऊपर जो बिल्डिंग आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये मायावती सरकार के दौरान अवैध निर्माण पर 2007 में कार्रवाई की गई थी और अब इस बिल्डिंग को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। आपको ये इलाका दिखा देते हैं। एमजी रोड है प्रयागराज का, काफी प्रोमिनेंट इलाका है और यहाँ आप कह सकते हैं कि प्रयागराज की कमर्शियल सबसे महंगी जमीन इसी इलाके में है और इस बिल्डिंग को भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 से 7 संपत्तियों के कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। अवैध निर्माण को तोड़ा गया उनसे अलग। प्रयागराज में क्या क्या एक्शन हुआ इसकी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन एक्शन सिर्फ प्रयागराज में नहीं हो रहा, सिर्फ अतीक अहमद के खिलाफ नहीं हो रहा। इसी तरह की कार्रवाई मऊ, आजमगढ़,
वाराणसी, भदोही, लखनऊ, गोरखपुर जैसे तमाम बड़े बड़े शहरों में की गई है। मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, सुधीर सिंह जैसे बड़े बड़े माफियाओं की संपत्ति पर सरकारी हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। आज लखनऊ में पुलिस ने मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम, अनु त्रिपाठी और खान मुबारक जैसे कई माफिया और उनके गैंग के खिलाफ एक साथ 42 जगह रेड की। लखनऊ पुलिस की 48 टीमें अलग अलग जगहों पर एक साथ पहुंची। पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई में 11 लोगों को अरेस्ट किया है, 2 दर्जन उनके एजेंट्स को हिरासत में लिया है। अब पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आज रेड के दौरान मुख्तार अंसारी गैंग के बड़े अपराधी अभिषेक बाबू का अरेस्ट किया और उसके पास से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस को एक और अपराधी प्रदीप सिंह के घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है। इसके घर से 5 ऐसे वॉकी टॉकी सेट मिले हैं जो पुलिस की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते थे। जितने भी प्रोमिनेंट माफिया गैंग्स हैं, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम, सोहराब, खान मुबारक, अनु त्रिपाठी, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर अपराध कर रहे हैं या जो पनाह देते हैं या जो लोगों को धमकाते हैं, ज़मीन का धंधा करते हैं, इसकी सूचना हम कुछ दिन से कलेक्ट कर रहे थे और आज एक साथ 42 जगहों पर इसकी रेड की गई है। इसमें अभिषेक बाबू है जो बहुत प्रोमिनेंट यहाँ का क्रिमिनल है और इस पे 14 मुकदमे हैं और बहुत प्रोमिनेंट केस हुआ था जिसमें इसके खिलाफ 307 भी कायम किया गया था। ये पूरे ट्रांस गोमती क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के नाम पर ज़मीन का काम करता है, लोगों को धमकाता है और बहुत नए लोगों को पनाह दे रहा है जो क्राइम जगत में आगे आ रहे हैं। गुड्डू गैस वाला है जो अगेन मुख्तार अंसारी गैंग का है। सोहराब रुस्तम गैंग का आकाश गिरफ्तार हुआ है। इस तरह कुल 11 मेंबर्स इन गैंग से जुड़े हुए, इन 3-4 गैंग से जुड़े हुए गिरफ्तार किए गए हैं। सोचने वाली बात यह कि अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, बबलू श्रीवास्तव हो, धनंजय सिंह हो, ये बड़े बड़े माफिया, ये बड़े बड़े अपराधी कोई 1-2 दिन में या 1-2 साल में तो डॉन नहीं बन गए। इन अपराधियों ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति 2-4 दिन में तो खड़ी नहीं कर ली। ये तो 20-20 साल से अपराध कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और बच्चा बच्चा जानता है कि ये सारे बाहुबली हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, डॉन हैं। लोगों को लूटते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, गैर कानूनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। फिर भी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? 20 साल में मायावती की सरकार भी रही और अखिलेश यादव की भी। असल में इन अपराधियों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा जिस पार्टी की सरकार होती है ये उसके साथ हो जाते हैं। और जब अपराधी सरकार को सपोर्ट कर रहे हों तो एक्शन कौन लेगा, किसकी हिम्मत होगी? लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो सरकार के साथ नहीं होते एक्शन होता है और ये अपराधी बचे रहते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं। इनका डर, इनका खौफ पूरे इलाके में होता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन्हें प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड देखकर फाइलें खोल रही है, संपत्ति की जांच हो रही है, गड़बड़ी हुई तो सीधे बुलडोजर चलता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि संपत्ति गैर कानूनी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट में होना चाहिए, सीधे बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? लेकिन मेरा कहना है कि ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में बच जाते हैं। कोई इनके खिलाफ गवाही देने नहीं आता, अफसर भी कोर्ट में बोलने से डरते हैं। ये इतिहास है। इसलिए इनके खिलाफ एक्शन का एकमात्र तरीका है, इससे पब्लिक में सरकार के प्रति, कानून के प्रति, सिस्टम के प्रति भरोसा पैदा होता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। आज की एक बड़ी खबर मुंबई से आई। बड़े बड़े सितारों का ड्रग्स केस में नाम आया। एनसीबी अब इन्हें समन करने वाली है। एक और बड़ी खबर मुंबई से आई। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के चलन पर आज कई नाम सामने आए और उनमें कई बड़े स्टार्स के नाम हैं और सबसे बड़ा नाम है जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। अब एनसीबी दीपिका को भी पूछताछ के लिए समन करेगी। बात बहुत पुरानी है। व्हाट्सएप चैट सामने आई है, 28 अक्टूबर 2017 का है। दीपिका ने अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स को लेकर बात की,
दीपिका ने अपने मैनेजर से हैश की डिमांड की थी। आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका के मैनेजर करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन आज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। और इसके बाद सुशांत और रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा से आज फिर पूछताछ हुई। श्रुति मोदी को भी बुलाया गया। इन सब के अलावा एनसीबी ने आज क्वान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ समेत कई दूसरे लोगों से भी सवाल पूछे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई दीपिका के व्हाट्सएप मैसेजेस की। दीपिका और उनके मैनेजर करिश्मा का ये व्हाट्सएप मैसेजेस का एक्सचेंज 28 अक्टूबर 2017 का है। इसमें दीपिका करिश्मा से पूछती हैं क्या उसके पास माल है। इस पर करिश्मा जवाब देती हैं और कहती है कि माल तो है लेकिन घर पर है और वो फिलहाल बांद्रा में है। इसके बाद करिश्मा दीपिका से कहती हैं कि अगर उन्हें माल चाहिए तो वो अमित से इसे अरेंज करने के लिए कह सकती हैं। दीपिका ने ओके लिखा और फिर पूछा कि वो माल हैश ही है ना। दीपिका ने अपने व्हाट्सएप चैट में लिखा उन्हें वीड नहीं चाहिए। तब दीपिका को करिश्मा ने जवाब दिया हाँ हैश ही है। और इसके बाद वो दीपिका से सवाल पूछती है कि वो कितने बजे तक कोको क्लब में आ रही हैं। दीपिका ने कहा वो 11:30 या 12 बजे तक पहुंच जाएंगी। जब ऐसी बातें सामने आई तो दीपिका के नाम की चर्चा हुई, लेकिन दीपिका की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया। ड्रग्स के मामले में दिया मिर्जा के नाम की चर्चा हुई। पता चला कि एनसीबी की पूछताछ में ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और अंकुश ने दिया मिर्जा का नाम लिया और यह कहा गया कि 2019 में दिया के मैनेजर ने उनके लिए ड्रग का बंदोबस्त किया था। एनसीबी दिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन चूंकि इस केस की जांच करने वाली टीम के ज्यादातर मेंबर्स फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए दिया से पूछताछ में वक्त लगेगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि दिया मिर्जा ने बड़े साफ लफ्जों में अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत बताया। दिया मिर्जा ने साफ साफ कहा उन्होंने न कभी ड्रग्स खरीदा, न कभी ड्रग्स कंज्यूम किए, न कभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका नाम इसमें झूठा है। अब तक श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और नम्रता शिरोडकर जैसी कई एक्ट्रेसेस के नाम इस मामले में सामने आ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती ने पहले पूछताछ में रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था, लेकिन बाद में रकुल प्रीत सिंह ने बिल्कुल डिनाई किया। इस मामले में फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम लिया गया, लेकिन इनमें से ज्यादातर एक्ट्रेसेस का लिंक जया साहा के साथ एस्टेब्लिश होता नजर आ रहा है। असल में जो ड्रग चैट सामने आए हैं उनमें भी जया साहा एक कॉमन किरदार है। श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर दोनों के साथ जया साहा की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। जया श्रद्धा कपूर से कहती है कि जब तुम नीचे आओगी तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। जया ने आगे लिखा कि वो जीनल के साथ सीबीडी ऑयल भिजवा रही हैं। इस पर श्रद्धा कपूर जया साहा को थैंक्स कहकर रिप्लाई करती हैं। इसी तरह नम्रता शिरोडकर की ड्रग चैट भी सुर्खियों में है। नम्रता जया साहा से कहती हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे अच्छा एमडी बॉम्बे में दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। इस पर जया साहा ने लिखा क्या तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, लेकिन फिर कहती है कि तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है, योर विश इज माई कमांड। असल फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग का चलन कोई नया नहीं है। सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स की सप्लाई होती है, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे लोगों की हिम्मत बढ़ती गई और अब तो इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि ड्रग पेडलर्स और फिल्म स्टार्स के करीबी रिश्ते रहे हैं। खुलेआम ड्रग्स की सप्लाई का ऑर्डर दिया जाता है, फोन पर, व्हाट्सएप पर, ड्रग्स पर। इससे पता चलता है कि किसी को किसी बात का कोई डर नहीं था। अब जांच हुई है, पूछताछ हुई है तो बहुत सारे तार जुड़े हैं और इसका असर ये होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की जो बीमारी थी उसका इलाज तो शुरू होगा, काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल भी होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग के नाम आने का मतलब नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में सारे के सारे स्टार्स ड्रग एडिक्ट हैं, नशा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुशासित जीवन जीते हैं, जो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, ड्रग्स से, सिगरेट से, शराब से दूर रहते हैं और होना भी यही चाहिए। आप खबर पार्लियामेंट में हो रहे हंगामे की। किसानों से जुड़े कानून को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह से खींचतान चल रही है, राज्यसभा में हंगामा करने के कारण सस्पेंड हुए सांसद रात भर पार्लियामेंट परिसर में धरने पर बैठे रहे। लेकिन आज सुबह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश
विपक्षी सदस्यों के लिए चाय लेकर पहुंचे। हरिवंश ने विरोधी दलों के एमपीज को चाय ऑफर की, उन्हें गिले शिकवे भिलाकर चाय पीने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सांसद एक बार फिर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के साथ बेरुखी से पेश आए। इन सांसदों ने हरिवंश के गांधीवादी व्यवहार को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि हरिवंश ये सब बिहार चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने हरिवंश द्वारा लाई गई चाय को स्वीकार करने से मना कर दिया। हरिवंश काफी देर इन विपक्षी सांसदों के साथ बैठे, लेकिन इन्होंने चाय नहीं पी, जिसके बाद हरिवंश वापस लौट गए। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के इस जेस्चर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। मोदी ने ट्वीट करके कहा, सदियों से बिहार की महान भूमि हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। उसी अद्भुत लोकाचार के अनुरूप बिहार से राज्यसभा के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के प्रेरणादायक और राजनेता जैसे आचरण पर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में लिखा, हर किसी ने देखा 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में हरिवंश जी को किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। ये हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसीलिए मैं नथिंग पर्सनल the rules were not followed that day. The rules were not followed that day. मैं उसके लिए गया, आपको the rules were not followed that day. Rajesh, please. संजय जी, the rules were not followed that day. सर मैं अभी कुछ बात करने गया। The rules were not followed that day. And the rules were not. हरिवंश का व्यवहार वाकई में काबिल तारीफ है। विरोधी दलों के सांसदों को इससे सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि जब तक सांसदों का सस्पेंशन खत्म नहीं होगा, तब तक कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी, संसद का बॉयकॉट करेगी। हालांकि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी साफ किया है कि सांसदों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उन्होंने जो व्यवहार किया उसके कारण एक्शन लेना पड़ा, इसलिए जब तक सांसद अपने व्यवहार पर खेद नहीं जताते तब तक सस्पेंशन वापस नहीं लिया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन को हरी झंडी दिखा दी। उत्तर प्रदेश में एक और फिल्म सिटी बनाई जाएगी। 1000 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर फिल्म सिटी के लिए जमीन की पहचान की गई है। आज योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी के बारे में सुझावों के लिए इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ मीटिंग की। योगी ने कहा कि फिल्म सिटी दिल्ली से महज 1 घंटे की दूरी पर है। इसके पास जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ताजमहल और कृष्ण जन्मभूमि इस फिल्म सिटी से बहुत दूर नहीं है। सरकार मदद करेगी। अब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को आगे आना होगा। फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मीटिंग में अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण, नितिन देसाई, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित और सतीश कौशिक जैसे लोग शामिल थे। योगी ने कहा कि नोएडा पहले से ही इंडस्ट्रियल हब है। अब फिल्म सिटी के जरिए इसे इंफोटेनमेंट का जोन भी बनाना चाहने की कोशिश है। साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे।
आज की मीटिंग में उदित नारायण ने एक गाना गाकर योगी का स्वागत किया, उनकी इस पहल को अच्छा बताया। योगी का इरादा अच्छा है, लेकिन मुश्किल है कि आजकल दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां फिल्म बनाने वालों को बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं, सरकारी सपोर्ट होता है, सिस्टम का कॉपरेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोकेशंस होती हैं। जब तक ऐसा सपोर्ट नहीं होगा तब तक फिल्म वाले फिल्म बनाने के लिए किसी फिल्म सिटी में नहीं आएंगे। इसको समझने की जरूरत है।